नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले दिन भर की सुर्खियों पर एक निगाह। सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे से ही देश बढ़ेगा आगे। दादरी कांड पर प्रधानमंत्री का पहला बयान, कहा राष्ट्रपति के संदेश का हो सम्मान। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक से हाथापाई, बीफ पार्टी से नाराज बीजेपी विधायकों ने की मारपीट, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। लड़ाकू विमान भी उड़ाएंगी महिलाएं, वायुसेना प्रमुख ने नियमों में बदलाव के दिए संकेत। रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार। नेपाल में आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को भारत ने किया खारिज, कहा आंदोलन की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित। नेपाल में गहराया ईंधन संकट। और बेलारूस की लेखिका स्वेतलाना एलेक्सेविच को साहित्य का नोबेल, महिलाओं के संघर्ष और साहस पर लेखन के लिए सम्मान। साहित्य का नोबेल हासिल करने वाली 14वीं महिला। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज सदन के अंदर विधायक की पिटाई का मामला सामने आया है। बीफ पार्टी करने के आरोप में निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को बीजेपी विधायकों की हाथापाई का शिकार होना पड़ा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा की है। विपक्ष ने विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सदन में बीफ बैन के मुद्दे पर अवरोध शुरू हो गया। बीजेपी विधायकों ने निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद का विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति तब बिगड़ गई जब बीजेपी विधायक इंजीनियर रशीद के साथ मारपीट करने लगे। BJP MLAs from 6 to 8 in number, they came and some grabbed me by neck, some grabbed me by leg, and some threw blows on my chest, and I really turned unconscious. I don't know what happened. He bleated the sentiments of minority Hindus, and when he entered the today in assembly, when I asked him what you did last night, he said, I will organize such co-beef parties in Kashmir. 1,000 such parties I will organize, all by virtue of the provocation. विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने घटना की निंदा की है। विधानसभा में नेता विपक्ष उमर अब्दुल्ला ने दोषी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। एक मेंबर को इस तरह पीटने की कोशिश, अगर इन मेंबरों को अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है तो उनको इस हाउस में आना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, वो सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है। जो देश का कानून है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर राज नहीं करना चाहती है। बड़े अफसोस की बात है, इन चीजों की निंदा करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने सदन के भीतर इस तरह की घटना पर खेद जताया है। राज्य सरकार ने तनाव की आशंका के चलते जम्मू समेत कुछ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर रोक लगा दी है। निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद पर बुधवार को एमएलए हॉस्टल परिसर में बीफ पार्टी करने का आरोप है। वहां भी बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से देश में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। बिहार के नवादा में चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर गरीबी से लड़ें। प्रधानमंत्री ने राजनेताओं की ओर से दिए जा रहे भड़काने वाले बयानों से बचने की सलाह भी दी है। प्रधानमंत्री के बयान को दादरी घटना पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है। क्या हिंदुओं ने मुसलमान के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? मुसलमान तय कर ले कि हिंदू के खिलाफ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। अगर सुनना है तो कल हमारे देश के राष्ट्रपति श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी दादा ने जो भाषण किया है और देश को जो संदेश दिया है, उससे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनिल आनंद। आप जम्मू कश्मीर में ब्यूरो चीफ हैं एक अखबार के, जम्मू कश्मीर अखबार के, हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। अनिल जी, ये जो अभी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का बयान, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की जो घटना है, एक तरफ प्रधानमंत्री का संदेश है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में असहिष्णुता की एक मिसाल है। किस तरह से देखा जाएगा इसे देश में?
देखिए, कल राष्ट्रपति जी ने एक इस पे बड़ा अच्छा बयान दिया था, जो कि कंट्रोवर्सी चल रही है गौ मांस को लेके, उसी को आगे बढ़ाया है आज प्रधानमंत्री जी ने। तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव मैसेज तो किया है, लेकिन जो घटना आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई, बड़ी ही शर्मनाक घटना थी और ये सिचुएशन एक तैयार हो रही थी। गौ मांस की कंट्रोवर्सी को लेके वहां हाईकोर्ट ने 2 अलग अलग से फैसले दिए। वो मुद्दा राज्य सरकार ने अपने गले से उतारकर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया और लीगली कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का स्टे दिया है उसमें कि आप गौ मांस पे बैन नहीं लगा सकते हैं। अब जो इंजीनियर रशीद ने जो एक कल गौ मांस की एक पार्टी की, वो अगर आप लीगली देखें, या मेरे को पता ही कुछ नहीं, लीगली अगर आप देखें तो उस पर कोई रोक वाली बात है नहीं। लेकिन जिस तरह से सारा मसला किया गया और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उनके ऊपर अटैक किया, इसने पूरे मसले को एक उलझा सा दिया है। सही तो ये होता कि जब बीफ पार्टी उन्होंने की वहां पे और दूसरे भाजपा के विधायकों को उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन था, तो पहले तो वो पुलिस स्टेशन जाते जो वो गए, और दूसरा जो एमएलए हॉस्टल जहाँ पे बीफ पार्टी हुई, वो स्पीकर के परव्यू में आता है, वो उनके चार्ज में है। तो मुझे लगता है कि तुरंत उनको स्पीकर के पास भी जाके शिकायत दर्ज करनी चाहिए थी और स्पीकर को भी शायद इस पर तुरंत एक एक्शन लेना चाहिए था। मतलब अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि विकल्प और भी थे विरोध जताने के, लेकिन उन विकल्पों पर विचार नहीं किया गया जिन लोगों को ये विरोध था कि बीफ पार्टी क्यों की गई। अब सवाल ये है कि बीफ बैन बिल पर डिस्कशन भी होना था संभवतः आज, वो भी नहीं हो सका। अमिता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकल्प और भी थे, लेकिन चूंकि लोकल राजनीति को यही एक रास्ता सूट करता था, तो उसी रास्ते पे उन्होंने उसको अपनाया। और इंजीनियर रशीद जो कि एक आजाद विधायक हैं, मुझे लगता है कि वो नोइंगली या अनोइंगली रूलिंग अलायंस और बाकी अपोजिशन के हाथ में एक पॉन से बन गए, एक मोहरा से बन के रह गए। लेकिन वो हमने ये भी देखा अनिल जी, तरीके से करते हैं वो उन्होंने की जी, लेकिन मसले को और उलझा दिया जब भाजपा के विधायकों ने उनको घेर के उनके ऊपर अटैक किया और उनको मारने की कोशिश भी की, हाथापाई हुई भी, तो उससे मसला और उलझ गया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक तरफ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री घटना की निंदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन इन घटनाओं के जो लोग आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है। अमृता जी, बड़ी विडंबना की ये बात है, केवल जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लिप सर्विस की जा रही है। हालांकि रूलिंग पार्टी वहां पे भाजपा बीटीपी के साथ अलायंस में है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, लेकिन वही एक बयानबाजी हो रही है। एक्शन अगर हो तो शायद उसका, मैं ये कहता हूं कि अब गेम जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष के पाले में है। जो एमएलए हॉस्टल वाला इंसिडेंट था वो भी उनके परव्यू में था, जो आज हाउस के अंदर जो हुआ वो भी उनके परव्यू में है। मुझे लगता है कि जो स्पीकर जो हैं, जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, उनको एक सीरियस व्यू लेके इस मसले को, बड़े एक नाजुक मसला है, इसको बड़ी मुस्तैदी से हैंडल करके इसको एक लीगल वे में या लेजिस्लेटिव वे में, राज्य की राजनीति को इस तरह का विरोध किस तरह से प्रभावित करता है? जी, राज्य की राजनीति को आज जो विधानसभा के अंदर हुआ वो किस तरह से प्रभावित करता है? अमृता जी, क्लियरली एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स था, जो शायद मोहरा रूलिंग अलायंस के हाथ में आ गया अब इंजीनियर रशीद की वजह से। सरकार वहां पे पूरी तरह से जकड़ी हुई है इस वक्त, रीजनल मामलों में और तरह की पॉलिटिक्स में, और डिलीवरी जो है, गवर्नेंस जो है, ऑलमोस्ट एक फेल हो चुकी है वहां पे, क्योंकि विधानसभा का सेशन था, एक मुद्दा ऐसा घट गया, बीफ की कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स जो है, ये रूलिंग अलायंस को बहुत सूट करता है, क्योंकि रूलिंग अलायंस बहुत दुविधा में है। एक तो नॉन गवर्नेंस की वजह से, दूसरा दोनों अलायंस पार्टनर दो अलग हितों को, रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका बहुत आपस में गैप जो है, जिसको आप कहें कि डिफरेंसेस जो है वो बहुत बढ़ गए हैं इन इश्यूज की वजह से, क्योंकि जो इश्यूज जम्मू को सूट करते हैं वो कश्मीर रीजन को नहीं करते, जो कश्मीर रीजन को करते हैं वो जम्मू रीजन को नहीं करते। और दोनों अलायंस पार्टनर्स के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मिल बैठ के एक अच्छा रास्ता अपनाते, जिससे कि कॉन्ट्रडिक्शंस को हल किया जा सकता था, जो एक बेसिक प्रीमाइस था भाजपा पीडीपी सरकार बनने का। चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उसको कहा था कि कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करना भी राजनीति में एक
एक रास्ता है। जी, तो प्रधानमंत्री ने जो आज संदेश दिया कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि एकता और भाईचारा बनाए रखा जाए, उसका संदेश लगता है कि राज्यों तक और उनके एमपी और एमएलए तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं उनको ये लगा होगा कि वो विकास की बात बहुत तेजी से कर रहे हैं, उस पर काम भी हो रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा उनके नेतृत्व में, लेकिन जाहिर है राज्यों तक नहीं पहुंच पा रहा है, या कुछ ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज के लेवल पे भी नहीं किया जा रहा है कि अपने जो फ्रेंच एलिमेंट जिनको हम कहते हैं या कुछ उत्तेजित एलिमेंट होता है उनको चेक किया जाए, उन पे अंकुश लगाया जाए। अगर कुछ थोड़ा बहुत अंकुश की बात भी होती तो शायद बाकी लोग सजग हो जाते और इस तरह की एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेते जिस तरह के जम्मू कश्मीर असेंबली में आज हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी आज की हमारी पहली खबर। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गायकी और परंपरा के अनुयायी, रूहानियत जिनकी नस नस में है, ऐसे नैया एक शास्त्रीय गायक जो है वो पूरा एक पिक्चर का डायरेक्टर जैसा है, एक्टर भी है। तो इतना कैनवास में जो आदमी सोच सकता है वही बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर बन सकता है। मिलिए शास्त्रीय संगीत के एक ताबिंदा सितारे पंडित संजीव अभ्यंकर से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 4 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जनता से विकास के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की। वहीं कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन को मौका परस्त बताया और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई। ये चुनाव जंगल राज और विकास राज के बीच की लड़ाई है। आप मुझे बताइए, जंगल राज चाहिए हमें फिर से? जंगल राज आने देना चाहिए? मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कांग्रेस, लालू यादव और नीतीश कुमार से उनके कार्यकाल के कामकाज का हिसाब मांगा। नरेंद्र मोदी ने विशेष पैकेज पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी और जनता के पैसे जनता तक पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, मैं हिंदुस्तान के हर गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच बिहार में 4000 अपहरण हुए हैं। 1975 के आपातकाल का मसला भी उठाया। उन्होंने कांग्रेस के साथ लालू नीतीश के महागठबंधन को मौका परस्ती करार दिया। प्रधानमंत्री ने बीफ को लेकर लालू यादव के बयान की आलोचना की। मुझे शर्म आती है, बोलने से शर्म आती है लालू जी। कभी कैसे मेरे देशवासियों का ऐसा अपमान मत करो, मेरे यदुवंशियों का ऐसा अपमान मत करो। मैं कृष्ण के द्वारका की धरती से आया हूं, मुझे पीड़ा जरा ज्यादा हो रही है आपकी इन बातों से। प्रधानमंत्री ने मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और नवादा में गुरुवार को 4 रैलियों को संबोधित किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री की कई रैलियां प्रस्तावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और आरएसएस पर कई तरह के आरोप लगाए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए, जिसमें आरक्षण का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। मोदी जी बतावें, प्रधानमंत्री जी, आरक्षण पर अब तक चुप क्यों है, आप बताइए।
आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के इस सवाल के साथ एक बार फिर से आरक्षण के मसले को हवा मिल गई। सवाल नंबर 1, उन्होंने प्रधानमंत्री से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान की निंदा करने और आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की भी मांग की। मोहन भागवत जी के बयान और निश्चय को कि आरक्षण खत्म, पिछड़ा दलित का आरक्षण खत्म किया जाए, उस पर कायम है, इसकी निंदा करें। लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया। का लिखा हुआ किताब, यह है कर्म योग, मोदी जी का लिखा हुआ किताब। इसमें दलित विरोधी मानसिकता का तुच्छ परिचय दिया है। बताइए मोदी जी। आरजेडी अध्यक्ष ने चुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया और बीजेपी के प्रचार अभियान पर भी कई सवाल खड़े किए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बढ़ते हैं कुछ आगे की खबरों पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर सूचनाओं के ऑटोमेटिक आदान प्रदान पर जोर दिया है। उन्होंने इससे जुड़े समझौते को तुरंत लागू करने की मांग की है। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रमंडल देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि इस उपाय से कर चोरी की समस्या से निपटा जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर साल 100 से 240 अरब डॉलर तक कर चोरी हो जाया करती है। ये वैश्विक कॉरपोरेट टैक्स का 4 से 10% हिस्सा है। बैठक में ढांचागत परियोजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था पर भी बातचीत हुई। खबर पंजाब से है। पंजाब में किसानों का 48 घंटे का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बंद की वजह से 16 ट्रेनों के मार्गों में बदलाव करना पड़ा है, यानी रास्तों में बदलाव करना पड़ा है। किसानों का विरोध प्रदर्शन बर्बाद फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर था। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने राज्य में बदहाली के लिए राज्य सरकार को दोषी करार दिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से पंजाब में दूसरे दिन रेल यातायात पर बुरा असर पड़ा। दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग पर 16 गाड़ियों के रास्ते बदलने पड़े, जिससे मुसाफिरों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। किसानों का विरोध प्रदर्शन फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर था। इस बीच कांग्रेस ने भी राज्य में किसानों की बदहाली पर चिंता जताई है। पंजाब में आप देखिए, हमारी जो माझा रीजन है, वहाँ शुगर केन का क्रॉप होता है, वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद पैडी पिछले साल उठाई नहीं गई और इस साल भी अभी पैडी की कोई प्रेपरेशन नहीं हो रही। आलू की फसल जो है सारे दुआबे में खत्म हो चुकी है और तो इट लीड्स टू टोटल अनाकी है। इधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने फसलों की बर्बादी के लिए राज्य सरकार को दोषी बताया है। किसानों की मांग यह है कि पर एकड़ 40,000 रुपए का कंपनसेशन उनको दिया जाए, जो कि पंजाब सरकार अभी 1/10 भी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी उनकी किसानों की इस मांग को समर्थन करती है कि पर एकड़ 40,000 रुपए हर किसान को दिए जाएं। किसान मुआवजा नहीं मिलने से नाराज हैं। किसानों का आरोप है कि नकली कीटनाशक की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गईं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शिवसेना की धमकी के बाद गजल गायक गुलाम अली का मुंबई और पुणे में शो रद्द होने पर राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। दिल्ली सरकार ने गुलाम अली को राजधानी में शो करने का न्योता भी दिया है। मशहूर गजल गायक गुलाम अली की मखमली आवाज का लुत्फ पुणे के श्रोता भी नहीं उठा सकेंगे। शिवसेना की धमकी के बाद आयोजकों ने पुणे में भी शो रद्द कर दिया है। गुलाम अली ने कहा कि अपने चाहने वालों की परेशानी से उन्हें ज्यादा दुख हुआ है। मेरे जो चाहने वाले हैं, ये उनके लिए भी बड़ी परेशानी होती है इस तरह से, और है उनको हुई है, और मुझे भी ये परेशानी हुई है कि मैं अच्छे काम के लिए ये जो म्यूज़िक होता है, ये बहुत प्रेम मोहब्बत का पैगाम होता है। तो इसमें मैं तो यही सारी ज़िंदगी किया है कि अपने चाहने वालों को खुश रखने की कोशिश की है। कांग्रेस का आरोप है कि गुलाम अली का शो रद्द कर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बंदिशों की इस राजनीति का पुरजोर विरोध होना चाहिए। We have tried to improve the relations, but not to stop such performance by artists. At least art has no barriers.
At least hope Shiv will understand this. हाँ, मैंने ये कहा है कि उनको दिल्ली में कर सकते हैं और सभी लोग दिल्ली में ऐसी पाबंदियां नहीं चलेंगी और देश में कहीं भी नहीं चलेंगी। उधर शिवसेना ने अपने फैसले का बचाव किया है। पार्टी ने कहा कि सीमा पार से गोलीबारी और घुसपैठ पर वो चुप नहीं रह सकती। सरहद पे अगर जवान दिन रात हमारे लिए गोलियां झेल रहे हैं, शेलिंग झेल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जब लोग इतनी एट्रोसिटीज झेल रहे हैं, हमें ये सही नहीं लगता कि हम यहाँ मजाक देखते बैठे या कोई प्रोग्राम एंजॉय करें। गुलाम अली का कार्यक्रम शुक्रवार को मुंबई में होना था। शिवसेना की धमकी की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कार्यक्रम के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया था, लेकिन आयोजकों ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद शो रद्द करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने आज कहा कि वायुसेना में महिलाओं को फाइटर पायलट के तौर पर शामिल करने की तैयारी चल रही है। वायुसेना के 83वें स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने ये बात कही। आइए आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में अलग अलग लड़ाकू विमानों के हेलीकॉप्टरों के हैरत अंगेज कारनामे। वायुसेना के 83वें स्थापना दिवस समारोह में जैगुआर, MI-17, MI-35 और सुखोई के अलावा कई लड़ाकू विमानों ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। पैराट्रूपर्स ने भी आसमान में कलाबाजी के कई नमूने पेश किए। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर जवानों की हौसला अफजाई की और महिलाओं के लड़ाकू विमान उड़ाने की योजना के बारे में भी बताया। We have women pilots flying transport aircraft and helicopters. We are now planning to induct them into the fighter stream to meet the aspirations of young women in India. तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वायुसेना दिवस के मौके पर जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शांति काल में वायुसेना की ओर से समय समय पर चलाए गए बचाव अभियानों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं वायुसेना दिवस पर वायुसेना के हमारे जवानों को सलाम करता हूं। भारतीय वायुसेना की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। तब इसे ब्रिटिश एयरवेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद इसका नाम बदलकर भारतीय वायुसेना कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने उम्मीद जताई है कि नेपाल में संविधान संशोधन प्रस्ताव को सभी पार्टियों का समर्थन मिलेगा। इससे नेपाल सरकार और मधेशियों के बीच के टकराव को दूर किया जा सकेगा। भारत ने यह भी कहा है कि मधेसी आंदोलन की वजह से वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और इससे भारत को भी घाटा उठाना पड़ रहा है। नेपाल में 54वें दिन भी मधेसियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विरोध प्रदर्शन की वजह से जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित हुई। हालांकि दवाइयों और पेट्रोलियम से लदे ट्रकों की आवाजाही जारी रही, लेकिन औसत 250 से 300 ट्रक ही नेपाल में प्रवेश कर पा रहे हैं और 5000 से अधिक ट्रक सीमा पर खड़े हैं। इस बीच नेपाल सद्भावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेश नेता राजेंद्र महतो ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। जो मिला अधिकार भी छीन लिया गया है, इसके कारण बाध्य होकर के हमें अभी सड़क पर आना पड़ा है और तीसरा मधेश आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ा है। और ये आंदोलन एक निर्णायक आंदोलन, एक मधेश की जनता अंतिम लड़ाई लड़ना चाहती है। इस बीच भारत ने आर्थिक नाकेबंदी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक नेपाल में विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रकों की आवाजाही पर असर पड़ा है। हमने किसी भी प्रकार की ऑफिशियल या अनऑफिशियल आर्थिक नाकाबंदी नहीं की है नेपाल की। Every day, a number of trucks are also entering Nepal from various border crossings. There are, however, obstructions at several entry-exit points. These obstructions, you know very well, are due to the unrest, protests and demonstrations entirely on the Nepalese side. इससे पहले बुधवार को सरकार और मधेसी नेताओं के बीच दूसरे दौर की वार्ता विफल रही। मधेसी नेताओं ने नेपाल सरकार से ठोस आश्वासनों की मांग की है, जबकि सरकार का जोर आंदोलन खत्म कराने पर रहा। इस बीच नेपाल ने भारत सरकार से आवश्यक सामानों की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल कराने की मांग की है। अब उम्मीदें शुक्रवार को होने वाली तीसरे दौर की बैठक से हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। इसरो ने कहा है कि नवीनतम सैटेलाइट उपग्रह IRNSS का फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख AS किरण कुमार ने कहा कि इस श्रेणी के 7 उपग्रह अगले साल मार्च तक प्रक्षेपित हो जाएंगे। इसी क्रम में GSAT-15 को 10 नवंबर को छोड़ा जाएगा। 4 उपग्रह पहले ही प्रक्षेपित किए जा चुके हैं।
भारत दुनिया में चौथा ऐसा देश है जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। आगे की खबर का रुख करते हैं। इस साल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की महिला लेखिका स्वेतलाना एलेक्सीयाविच को दिया जाएगा। उन्हें ये सम्मान महिलाओं के संघर्ष और साहस पर लेखन के लिए मिला है। 67 साल की स्वेतलाना राजनीतिक लेखिका के रूप में जानी जाती हैं। ये पहला मौका है जब किसी पत्रकार को नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी पहली किताब दूसरे विश्व युद्ध पर थी, जिसका नाम था द अनवुमेनली फेस ऑफ द वॉर। इसमें उन्होंने रूसी महिलाओं के संघर्ष और उनकी परेशानियों का जिक्र किया है। 67 साल की स्वेतलाना साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 14वीं महिला हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।